तभी टोंग रायन ने पूछा, मैं हमेशा सोचती थी कि आपको हमारे फैमिली से नफरत है। सूपिंग अपनी वॉच मैप में वह रूट देख रहा था जहां पर्पल फ्लेम बैम्बू ड्रैगन बीस्ट उड़ रहा था। उस मैप में एक तरफ वह वाइल्ड फाइट बेस सिटी था जहां टोंग रायन जाना चाहती थी और दूसरी दिशा में एक अलग लोकेशन था। सूपिंग ने लापरवाही से जवाब दिया, मैं कभी भी उस नियम से सहमत नहीं रहा कि बिग फिश स्मॉल फिश को खा जाए, और तुम्हारे सीक्रेट रेल्म में जो किलिंग पीपल टू सीज ट्रेजर्स वाली बात होती है वह भी उसी जैसी है। यह सुनते ही टोंग रायन के चेहरे की सारी एक्साइटमेंट तुरंत गायब हो गई। सूपिंग ने शांत स्वर में कहा, बस अभी जो एनिमी हमारे सामने है उससे निपटने के लिए मैन पावर जुटानी है, बस इतनी सी बात है। टोंग रायन ने हल्के से एनोड किया। वह समझ गई वह और पूरा टोंग फैमिली सिर्फ एक टूल थे जो सूपिंग की स्ट्रेंथ बढ़ाने में मदद कर रहे थे, बस इतना ही। लॉन्गजोंग बेस सिटी में बायन के साथ हुई बैटल के बाद जो कुछ हुआ था उसने उसे सब समझा दिया था। उसके चेहरे पर आई हल्की मेलनकॉली को सूपिंग ने सच में किक मारकर दूर कर दिया। सचमुच उसने सीधे टोंग रायन को पीछे से लात मारी। उसके बट पर पड़े उस किक से वह पर्पल फ्लेम बैम्बू ड्रैगन बीस्ट की पीठ से अलग हो गई। जब उसने नीचे क्लाउड्स के नीचे की जमीन की ओर देखा तभी उसे एहसास हुआ वह सच में नीचे गिर रही थी। यह कोई मजाक नहीं था। ऊपर सूपिंग अभी भी पर्पल फ्लेम बैम्बू ड्रैगन बीस्ट पर सवार था। वह उसे याद दिलाते हुए बोला, किसी और ने भी डिस्ट्रेस सिग्नल भेजा है, यहीं से हम अलग रास्तों पर चलते हैं। उनका पार्टिंग करने का तरीका सच में अजीब था। नीचे गिरती हुई टोंग रायन ने घबराकर अपने हाथ जोर जोर से हिलाए और चिल्लाई, रुको, मेरे पास कोई फ्लाइंग माउंट नहीं है। सूपिंग ने बस मुड़कर उसकी ओर देखा। उसने हवा में हाथ भी नहीं हिलाया, जैसे उसे पता हो कि वह देख भी नहीं पाएगी। वह बोला, अपने एस्ट्रल एनर्जी को नियंत्रित करना याद रखना, मैं जा रहा हूँ। यह कहकर सूपिंग और उसका पेट दूसरी दिशा में उड़ गए। उन्होंने टोंग रायन की लगातार आती आवाजों को बिल्कुल इग्नोर कर दिया। अब उसे खुद ही अपनी जान बचानी थी। अचानक टोंग रायन को याद आया कि पूरे दिन लगातार एलियन बीस्ट्स को मारने के बाद उसे कैसा महसूस हुआ था। उसे याद आया कि उस समय कुछ उसके बॉडी के अंदर समा गया था और उसके अंदर की एस्ट्रल एनर्जी जाग उठी थी। उसका शरीर जैसे चमकने लगा था। वह अजीब पावर इतनी तेज थी कि वह उसे सह नहीं पाई और फेंट हो गई थी। उसी समय उसे जैसे एक एनलाइटनमेंट मिला था। अचानक उसे सूपिंग की बात याद आई, अपने एस्ट्रल एनर्जी को नियंत्रित करो। किसी कारण से उसके दिल में ट्रस्ट पैदा हुआ। टोंग रायन ने तुरंत अपनी आईज बंद कर ली और अपनी बॉडी में बह रही एस्ट्रल एनर्जी स्ट्रीम को नियंत्रित करने की कोशिश करने लगी। कुछ ही देर में वह घबराना बंद कर चुकी थी। उसके बॉडी के आसपास हल्की एस्ट्रल एनर्जी लाइट दिखाई देने लगी। वह तुरंत चारों दिशाओं में फैल गई, जैसे आसपास की एयर को भी प्रभावित कर रही हो, और टोंग रायन उस पूरी सर्कुलेशन का सेंटर बन गई। बिना एक पल की हेजिटेशन के उसने अपना हाथ अपनी चेस्ट के सामने उठाया। उसका सिर अभी भी नीचे की ओर था, लेकिन वह लगातार अपनी एस्ट्रल एनर्जी को नियंत्रित कर रही थी। अंत में उसने सफलतापूर्वक अपने शरीर को फ्लिप कर लिया। अब उसके आसपास की एस्ट्रल एनर्जी उसके शरीर को धीरे से सपोर्ट कर रही थी। अब वह पहले की तरह आजाद गिर नहीं रही थी। इस पल से टोंग रायन हवा में हॉवर, फ्लाई और तेज गति से रश भी कर सकती थी। उसने अपने आसपास घूमती हुई एस्ट्रल एनर्जी स्ट्रीम को देखा और हैरान रह गई। क्या मैं हवा में उड़ रही हूँ? क्या इसका मतलब है कि मैं रैंक 9 टाइटल रेल्म तक पहुंच गई हूँ? यह कोई ड्रीम नहीं था, यह पूरी तरह रियल था। जो चीज सिर्फ एल्डर्स ही कर सकते थे वह अब टोंग रायन खुद कर रही थी। खुशी से वह कुछ पल के लिए बिल्कुल स्टन्ड रह गई। फिर उसने अपना थंब उठाया और अपनी आईलैशेस पर चमक आए आंसू को पोंछ दिया। जब उसने दोबारा आईज खोली तो उसका चेहरा फिर से अपनी सामान्य कोल्ड एक्सप्रेशन में लौट आया। उसने सूपिंग द्वारा दी गई सोर्ड को कसकर पकड़ लिया। अब उसके आसपास मौजूद हाई लेवल एस्ट्रल एनर्जी की वजह से वह उस सोर्ड को पहले से कहीं ज्यादा आसानी से कंट्रोल कर पा रही थी। ये सब चीजें ऐसी थीं जिनके बारे में टोंग रायन कभी सपने में भी सोचने की हिम्मत नहीं करती थी। उसने अपना सिर घुमाया और उस दिशा में देखा जहां पर्पल फ्लेम बैम्बू ड्रैगन बीस्ट की शैडो धीरे धीरे क्लाउड्स के पीछे गायब हो रही थी। उसने हाथ जोड़कर सूपिंग की तरफ रिस्पेक्टफुली झुककर सल्यूट किया। इस काइंडनेस को टोंग रायन कभी नहीं भूलेगी। इसी बीच टोंग रायन हवा की तरह तेजी से उस बेस की तरफ बढ़ रही थी जहां टोंग फैमिली मौजूद थी। लेकिन वहां पहुंचते ही उसने देखा कि हर तरफ स्मोक और फायर फैला हुआ था। 2 भयानक मॉन्स्टर अंदर घुस आए थे। वे हैवॉक मचा रहे थे, फायर उगल रहे थे, सिटी वॉल्स और हाउसेस को गिरा रहे थे और पूरे इलाके को एक सी ऑफ फायर में बदल रहे थे। टोंग फैमिली का हेडक्वार्टर्स जो वाइल्ड फाइट बेस सिटी में था वह भी बुरी तरह डिस्ट्रॉय हो चुका था। मिलिट्री फोर्सेस लगातार सप्रेस हो रही थीं और कई लोग सीरियसली इंजर्ड हो चुके थे। टू फैमिली और वोंग फैमिली पागल हो गए हैं। उन्होंने बेस सिटी के अंदर किंग लेवल मॉन्स्टर भेजने की हिम्मत कैसे कर दी? अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो पूरा ए लेवल बेस सिटी फ्लैटन हो जाएगा।
इन मॉन्स्टर के साइज और फेरोसिटी को देखकर साफ समझ आ रहा था कि इन्हें रोकने के लिए टाइटल रैंक एक्सपर्ट चाहिए। सामान्य लोग तो इनके सामने बिल्कुल भी रेजिस्ट नहीं कर सकते थे। तभी अचानक एक स्पीयर बिजली की तरह आगे बढ़ा। वह इतनी तेजी से हवा को चीरता हुआ गया कि एयर के साथ फ्रिक्शन से येलो लाइट की स्ट्रीक्स चारों तरफ फैल गई। वह सीधे उस जगह से गुजरा जहां दोनों मॉन्स्टर तबाही मचा रहे थे। अगले ही पल वह वेपन एक लाइट स्ट्रीक बनकर फायर स्पिटिंग मॉन्स्टर के शरीर को पूरी तरह आर पार कर गया। दूसरे मॉन्स्टर के शरीर का बायां हिस्सा भी उसी वार में चीर दिया गया। इतनी डरावनी अटैक फोर्स, सिर्फ एक मूव में ही दोनों मॉन्स्टर को रीजेनरेट होने का मौका तक नहीं मिला। वे तुरंत जमीन पर क्रैश होकर गिर पड़े और पूरा बेस हिल गया। लेकिन कम से कम इससे डिस्ट्रक्शन रुक गया। ग्रे स्केल्स वाले एक मॉन्स्टर के ऊपर एक डिग्निफाइड फिगर खड़ा था। वह गुस्से में चिल्लाया, क्या तुम सच में सोचते हो कि इस तरीके से टोंग फैमिली को जीत लोगे? तुम लोग सच में फूलिश हो। उसके पीछे कई लोग खड़े थे, साइलेंटली ऑर्डर्स का इंतजार कर रहे थे। वह था टोंग लिंगन, टोंग फैमिली के मेन हेडक्वार्टर्स का क्लैन लीडर। उसने पीछे हाथ झटकते हुए आदेश दिया, फ्लाइंग फेदर आर्मी, बैटल में उतर जाओ, इन सबको वाइप आउट कर दो और सीक्रेट ट्रेजर वापस टोंग फैमिली के हाथों में लेकर आओ। ध्यान से देखने पर पता चला कि वह स्पीयर नहीं था, बल्कि एक अम्ब्रेला था जिसकी टिप बेहद शार्प थी, जिसने अभी अभी दोनों मॉन्स्टर को आर पार कर दिया था। उसके पीछे फ्लाइंग फेदर आर्मी के लोग अपने अपने पेट्स पर सवार खड़े थे। सबने ह्यूज बोज उठा रखे थे जिनमें गोल्डन एरोज लगे हुए थे ताकि उनकी कॉम्बैट पावर और बढ़ सके। अगर ऐसे 10 एरोज सही टारगेट पर लग जाएं तो रैंक 7 या रैंक 8 मॉन्स्टर भी तुरंत मर सकता है। जैसे ही वे अटैक करने की तैयारी कर रहे थे, अचानक किसी की मॉकिंग लाफ्टर गूंज उठी। वह एक ब्लैक पैंथर मॉन्स्टर पर सवार था। उसने हंसते हुए कहा, बिल्कुल, हम इतने नाइव नहीं हैं कि सोचें सिर्फ अनकंट्रोल्ड किंग लेवल मॉन्स्टर के भरोसे टोंग फैमिली को खत्म कर देंगे। उस ब्लैक पैंथर पर 2 लोग बैठे थे जिनके शरीर से पावरफुल एस्ट्रल एनर्जी निकल रही थी। कम से कम वे दोनों टाइटल रैंक तक पहुंच चुके थे। उनमें से एक ने कहा, चाहे हम ऐसा सोचें या नहीं, लेकिन तुम्हारा लास्ट ट्रम्प कार्ड, वह लेजेंडरी लेवल सीक्रेट ट्रेजर इल्यूजनरी सी गॉड्स रेजिंग वेव्स, अब खत्म हो चुका है और अब असली शो शुरू होने वाला है। टू फैमिली और वोंग फैमिली के क्लैन लीडर्स को अपनी स्ट्रैटेजी बताने में कोई परवाह नहीं थी। उनकी योजना साफ थी, पहले टोंग फैमिली की स्ट्रेंथ को पूरी तरह वेयर डाउन करना और फिर फाइनल अटैक करना। उनमें से एक ने ठंडी हंसी के साथ कहा, सिर्फ तुम्हारे टोंग फैमिली के पास ही लेजेंडरी लेवल सीक्रेट ट्रेजर नहीं है। ये सुनते ही टोंग फैमिली के हेड के चेहरे पर डर साफ दिखाई देने लगा और तभी अचानक बेस के बीचों बीच एक जोरदार धमाका हुआ। हर तरफ धुआं और आग फैल गई जैसे किसी महान परिवार का अंत होने वाला हो। उस धमाके की ताकत हवा में उड़ती टोंग रायन तक पहुंच गई। अब वह सूपिंग की दी हुई सोर्ड पर सवार होकर उड़ सकती थी और वह तेजी से वाइल्ड फाइट बेस के बाहरी इलाके तक पहुंच चुकी थी। कुछ देर तक डगमगाने के बाद टोंग रायन समझ गई कि यह हलचल वाइल्ड फाइट बेस के अंदर से आ रही है। उसकी आंखों में चिंता भर गई। क्या वह समय पर वापस पहुंच पाएगी? क्या वह अपने परिवार को बचा पाएगी? टू फैमिली और वोंग फैमिली के हाथ में जो चीज थी वह एक बहुत ही पुरानी वस्तु थी। उसका आकार लगभग 2 मीटर था और उसकी सतह पर समय के गहरे निशान थे। जब दोनों लोग उस पर अपनी एस्ट्रल एनर्जी रखते थे तो उससे एक भयानक आवाज निकलती थी, जैसे हजारों बदले की आग से भरी आत्माएं चीख रही हों। हालांकि वह एक बेल थी, लेकिन उसकी आवाज किसी को जगाने के लिए नहीं थी। वह टोंग फैमिली के लोगों को ऐसा महसूस करा रही थी जैसे उनकी जिंदगी धीरे धीरे उनसे छिन रही हो। लोग दर्द से अपने शरीर पकड़कर उस असर का विरोध करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे उनकी आत्माएं अंडरवर्ल्ड की तरफ खींची जा रही हों। उसका विरोध करना असंभव था। टोंग फैमिली के लोग और उनके पेट्स सभी की एस्ट्रल एनर्जी उस बेल के ऊपर बने खोपड़ी के आकार में खिंचती जा रही थी। यहाँ तक कि टोंग लिंगन भी इससे बच नहीं पाए। वे सिर्फ बेबस होकर देख सकते थे कि उनके परिवार के दर्जनों लोग धीरे धीरे गिरते जा रहे हैं। उन्होंने गुस्से में कहा, धत्तेरे की, यह मैजिक बेल तो एक अथाह गड्ढे की तरह हमारी सारी एस्ट्रल एनर्जी खींच रही है। फिर उन्होंने पहचान लिया कि यह क्या है। यह था कुख्यात सोल गैदरिंग बेल, एक लेजेंडरी इविल ट्रेजर जिसे टू के खून और मांस से तैयार किया गया था। टू फैमिली का लीडर मुस्कुराते हुए बोला, ओल्ड टोंग, तुम्हें सच में बहुत ज्ञान है। उसके चेहरे पर अब साफ साफ खून की प्यास दिखाई दे रही थी। तुम्हें क्या लगता है हम इतनी मेहनत से तुम जैसे मजबूत दुश्मन से क्यों भिड़े हैं? टोंग फैमिली के लोग जिनकी एस्ट्रल एनर्जी खत्म हो चुकी थी जब वो जमीन पर गिरे हुए थे। टू फैमिली और वोंग फैमिली के लोग उन्हें पैरों तले रौंदते हुए हंस रहे थे। उनमें से एक ने घृणा से कहा, बिना एस्ट्रल एनर्जी के तुम लोग सिर्फ टूटे हुए हड्डियों के कुत्तों का झुंड हो।